नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन के महत्वपूर्ण लेखों की चर्चा करने वाले हैं तो वो मैगजीन है अक्टूबर माह की साइंस रिपोर्टर। और इस मैगजीन के जो भी महत्वपूर्ण लेख हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन लेखों पर संक्षिप्त रूप से आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला लेख है स्लो डाइजेस्टेबल कार्ब। इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों ये चर्चा में था और उस कारण से ये मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, पोषण के संदर्भ में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बैलेंस की बात करें, उसके संतुलन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इसकी जो नीड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक और जहाँ कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे प्राइमरी सोर्स होता है, वहीं यह मोटापा और जो डायबिटीज़ है, जो मधुमेह है, ऐसी समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। इसके अलावा ये हार्मोनल जो संतुलन है, जो लिपिड्स हैं, जो वसा है, जो फैट है और जो चयापचय में सबसे महत्वपूर्ण ये भूमिका भी निभाता है। किंतु इसे लेकर कई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भ्रांतियां हैं, वो भी फैली हुई हैं। तो इससे जुड़े कई सारी जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्तमान में पोषण और जो तंदुरुस्ती है, जो फिटनेस है, ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मुद्दा है। और दुनिया में देखें तो कीटो डाइट, नो कार्बो डाइट एवं लो कार्ब डाइट जैसे विकल्प उपलब्ध हो चुके हैं, जिनके अपने अपने प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। लेकिन इस प्रकार बेहतर स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो स्लोली डाइजेस्टेबल जो कार्ब है ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जिसको संक्षिप्त में शॉर्ट्स में कार्ब्स बोलते हैं, इसको पूरी तरह से हटा देना नहीं है, बल्कि सरल एवं तेजी से टूटने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको स्वास्थ्य विकल्पों से बदलना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट आखिर होता क्या है तो देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अस्वास्थ्यकर जो कार्बोहाइड्रेट है, बैड जो कार्बोहाइड्रेट है, और स्वास्थ्यकर जो कार्बोहाइड्रेट है यानी गुड जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो बर्डन है ये बर्डन करना एक तरह से देखें तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। क्यों है तो तेज़ी से पचने वाले और बनाम धीरे धीरे पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके संदर्भ में इन दोनों शब्दों का उल्लेख किया जाता है। और ये अंतर कर पाना एक तरह से देखें तो कठिन कार्य है। यही नहीं, कार्बोहाइड्रेट को पाचन दर और इसकी जो टाइम लिमिट है उसके आधार पर देखें तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे तेजी से पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, इसके अलावा देखें तो धीमी गति से पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, और फिर पाचन प्रतिरोधी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 3 कह सकते हैं कि वर्गों में इसे विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए धीरे धीरे हम देखेंगे तीनों के बारे में कि आखिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके जो 3 वर्गीकरण हैं वो किस आधार पर किए जाते हैं। जो पहला वर्गीकरण है तेजी से पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि तेजी से पचने वाले जो कार्ब्स हैं ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त प्रवाह है, उसमें तेजी से ग्लूकोज स्रावित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो शुगर है, जो रक्त शर्करा है, और इंसुलिन के स्तर में तेजी से क्या होता है, वृद्धि होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसके तरफ इंडिकेशन दे रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो जो मीठा एनर्जी ड्रिंक है या जो प्री वर्कआउट ड्रिंक्स है, इसके पीने से क्या होता है कि तुरंत ऊर्जा मिलती है आपको, और तेजी से पचने वाले ये कार्ब्स हैं। इसके अलावा देखें तो ये जितनी तेजी से, जितनी तीव्रता से ऊर्जा प्रदान करता है, उतनी तेजी से ही ऊर्जा में गिरावट भी आती है। तो दोनों बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो एनर्जी लेवल है तुरंत से हाई हो जाता है। लेकिन इसके जो प्रतिफल होता है कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे आप थके हुए हैं तो कोई एनर्जी ड्रिंक लिए तो आप एक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप थका महसूस भी करने लगते हैं। उसके बाद देखें तो एक तरह से आपको भूख जैसी भी फीलिंग होती है, और इस प्रकार का जो ग्लूकोज है वो स्पाइक्स होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक बताया जाता है। और ये कई चयापचय जो रोग हैं, जैसे मोटापा है, हार्ट से संबंधित
संबंधित जो भी डिजीज है उनका महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस प्रकार के जो एनर्जी ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या कोल्ड ड्रिंक्स है, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं ये आपके मोटापे का कारण है, ये हार्ट से संबंधित जो भी डिजीज है या कई सारी जो बीमारियां हैं उनके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। धीमी गति से पचने वाला दूसरा कार्बोहाइड्रेट है स्लोली डाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसे एसडीसी बोलते हैं। इस प्रकार का जो कार्ब्स है, ये ग्लूकोज स्पाइक्स है, ये खास तौर पर देखें तो नुकसान पहुंचाए भी नहीं, लंबे समय तक धीरे धीरे क्या करता है कि ग्लूकोज का स्राव करते रहता है। और ग्लूकोज जो स्पाइक है इसको ब्लड शुगर स्पाइक या फिर कहें तो हाइपर ग्लाइसेमिया भी कहा जाता है। ये तब कह सकते हैं कि होता है जब रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्लूकोज से अधिक हो जाता है, तब ये देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो तीसरा है वो है पाचन प्रतिरोधी कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है तो देखिए, जो डाइजेशन रेजिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे डीआरसी बोला जाता है, ये बड़ी आंत के लिए एक न पचने वाले कह सकते हैं कि फाइबर घटक के रूप में कार्य करता है, जो कहीं ना कहीं आंत में माइक्रोफ्लोरा के विकास में योगदान देता है। और इस कारण से देखें तो ये कहें तो इसके जो प्रभाव हैं वो कई तरह से परिलक्षित होते हैं। देखिए, धीमी गति से जो पचने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है उसके लाभ कई सारे होते हैं। जैसे धीमे धीमे जब उसका स्राव होता है तो अगर लाभ की बात करें तो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है ये कम होता है, और ये जो सेवन है इसके बाद रक्त शर्करा जो स्तर है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने में ये मदद करता है। धीरे धीरे आपके अंदर जितनी आपके शरीर को आवश्यकता होती है शुगर की, शर्करा की, वो धीरे धीरे स्राव करता है। और इससे क्या होता है कि जैसे डायबिटीज़ जैसे बीमारी है, जो हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो मोटापे जैसी कई सारी जो बीमारियां हैं, इनके जोखिम कम होते हैं। और कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनके अनुसार अगर देखें तो धीमी गति से पचने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके सेवन से रक्त में नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड का स्तर भी कम रहता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे इसके प्रभाव देख सकते हैं कि धीरे धीरे पचने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे ग्लूकोज स्रावित करते रहता है, और इसीलिए लंबे समय तक पेट भरा महसूस करवाता है। बार बार आपको खाने की नीड नहीं होती है, और इस कारण से देखें तो रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम किया जा सकता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसके जो अलग अलग स्रोत हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धीमे गति से पचने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके सोर्स कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं। तो देखिए, साबुत जो अनाज है जिसमें जौ, जई, क्विनोआ, ये सारे इसके सोर्स हैं। फलियों की बात करें तो दाल, चने, काली फलियां, सब्जियों की बात करें तो कई सारी जो सब्जियां हैं जैसे चुकंदर है, रतालू है, कसावा है, गाजर है, ये सारे, ब्रोकली है, पालक है, ये क्या है इसके सोर्स है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो सेब, नाशपाती, जामुन, ऐसे कई सारे ये फल हैं जो धीमी गति से पचने वाले शर्करा हैं। साबुत अनाज की बात करें तो इसमें ब्रेड और पास्ता भी है, जैसे साबुत गेहूं का जो ब्रेड है, तो कोशिश करिए कि आप इसमें मैदे का ब्रेड जो है उसके जगह पे आप गेहूं के ब्रेड कह सकते हैं उसका यूज करिए। ब्राउन राइस, पास्ता और साबुत जो अनाज है इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेवे और बीज की बात करें तो बादाम, चिया सीड्स और अलसी जो है कहीं ना कहीं धीमी गति से पचने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके सोर्स हैं। अगला जो टॉपिक है उसकी हम चर्चा करते हैं, प्राकृतिक खाद्य रंग। बड़े ही चर्चा का अक्सर विषय ये रहता है, और इस समय चर्चा का विषय होने के कारण ही साइंस रिपोर्टर जो मैगजीन है उसमें ये पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। किसी भी खाद्य उत्पाद की अगर हम बात करें तो शुरुआती स्तर पे जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसकी जो स्वीकृति होती है उसको प्रभावित करने में उसका जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप जाते हैं कोई फ्रूट्स खरीदने, कोई सब्जी खरीदने या कोई भी प्रोडक्ट्स, तो चटक जो कलर होता है उससे आप जल्दी आकर्षित होते हैं। वहीं जो डल या धूसर जो कलर होते हैं वो कम आकर्षित करते हैं। वही बात हम कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट्स
जो होता है उससे तब उसकी स्वीकृति ज़्यादा जल्दी दे देते हैं जब वो उसका जो कलर है, जो रंग है, कहीं ना कहीं चटक होता है। उसके बाद बात आती है तो उस खाद्य पदार्थ के कह सकते हैं गुणवत्ता और उससे जुड़े हुए जो पोषण हैं उन पदार्थों पर आप कह सकते हैं कि डिसीजन लेते हैं। लेकिन सबसे पहले कलर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में देखें तो वर्तमान में जो सिंथेटिक संश्लेषित जो खाद्य रंग हैं उनको लेकर तात्कालिक और दीर्घकालिक स्तर पे हानिकारक जो प्रभाव है उन कारण से प्राकृतिक खाद्य रंगों का जो महत्व है कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और सुरक्षित होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और कई सारे जो विविध स्वास्थ्य गुण हैं उनसे ये युक्त होते हैं। और इसी कारण से देखें तो सिंथेटिक जो कलर हैं उनकी तुलना में जो प्राकृतिक खाद्य रंग है ये कहीं ना कहीं निष्कर्षण इनका अधिक होता है और टिकाऊ होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो इस कारण से देखें तो जो प्राकृतिक खाद्य रंग हैं ये खास तौर पे चर्चा में रहते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर प्राकृतिक खाद्य रंग होता क्या है तो देखिए खाद्य रंगों का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से जो प्रसंस्कृत, जो प्रोसेस्ड जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए किया जाता है। और पहले बड़े स्तर पे देखें तो सिंथेटिक जो खाद्य रंग हैं उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ चुकी है और इस कारण से देखें तो अब प्राकृतिक खाद्य रंगों का जो उपयोग है वो बड़े स्तर पे हो रहा है। तो पहले देखिए कि जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं उनके लिए दो जो कलर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्या है सिंथेटिक और दूसरा क्या है कि नेचुरल। अब नेचुरल की हम बात करें कहीं ना कहीं ये मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, इन्वायरमेंट के अनुकूल देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई सारे जो सिंथेटिक और कहें तो खास तौर पे जो प्राकृतिक खाद्य रंग हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कृत्रिम खाद्य रंगों के बारे में बताया गया है, बहुत सारे कलर्स हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये स्वीकृत रंगों के अलावा कई सारे जो हानिकारक औद्योगिक रंग हैं जैसे रोडामाइन बी है, इनका उपयोग खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से देखें तो अवैध तरीके से होता है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन यही अगर हम प्राकृतिक खाद्य रंग की बात करें तो प्राकृतिक रंगों के विभिन्न स्रोत हैं जिनमें फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, बीज हैं, कीड़े और सूक्ष्मजीव इसमें शामिल है। प्राकृतिक रंगों का जो स्रोत है उसके जो आधार हैं वो खास 3 तरीकों पर विभाजित किए जाते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त जो प्राकृतिक रंग है, जो कीड़े हैं उनसे प्राप्त प्राकृतिक रंग है और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्राकृतिक रंग है। पौधों से प्राप्त अगर हम प्राकृतिक रंग की बात करें तो अद्वितीय भौतिक जो रासायनिक गुण वाले कह सकते हैं कि जो पादप रंग द्रव्य हैं, जैसे विभिन्न जैव रासायनिक तरीकों के माध्यम से ये उत्पादित किए जाते हैं। और ये जो रंग द्रव्य हैं कहीं न कहीं पौधों को हानिकारक जो पराबैंगनी कीड़े हैं उससे बचाने के साथ साथ जो प्रकाश अवशोषण है, जो पराग कण हैं, उनको आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, पौधों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वर्णक हैं जैसे एंथोसाइनिन है, ये कह सकते हैं कि संबंधित पानी में घुलनशील जो रंग द्रव्य के रूप में अवस्थित होता है। ये कई जो फल हैं, जो फूल हैं, जो सब्जियां हैं उनको लाल, बैगनी, नीला कह सकते हैं कलर भी प्रदान करता है। तो ऐसे कई सारे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं। इनमें से एंथोसाइनिन है, ये क्या है कि खास तौर पर देखेंगे तो फूल, फल और सब्जियों को लाल, बैगनी या नीला कलर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएच में परिवर्तन होने के साथ ही क्या है कि एंथोसाइनिन जो है ये कई सारे गुणों का कह सकते हैं कि भंडार है और अम्लीय स्थितियों में इसका जो रंग है वो लाल होता है और क्षारीय स्थिति होने पर ये नीला हो जाता है। तो दोनों कलर ये अपने अंदर समाहित किए होता है। इसके अलावा बीटा लाइन्स है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल है, ये आप पहले से जानते हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक तौर पे देखें तो सबसे व्यापक रूप से वितरित प्राकृतिक रंगों में से ये एक माना जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रमुख घटक है और यह वसा में घुलनशील प्राकृतिक रंग द्रव्य के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा भी कई सारे कह सकते हैं प्राकृतिक खाद्य कलर हैं, जैसे कैरोटीनॉइड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
कैरोटीनॉइड है। तो ये जो है जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कीड़ों से जो प्राप्त कह सकते हैं प्राकृतिक रंग है, तो पौधों के अलावा आप देखेंगे तो कई सारे कीड़े भी हैं जो प्राकृतिक रंग द्रव्य के समृद्ध स्रोत होते हैं। कीड़ों से प्राप्त जो प्रमुख प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो खाद्य पदार्थों में उनका अनुप्रयोग होता है, उनमें जो महत्वपूर्ण है जैसे लैक्टिक एसिड है, कार्माइन है, इनके बारे में भी डिटेल से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्राकृतिक रंग है, जैसे जो शैवाल हैं, इनके साथ ही बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म शैवाल जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं, ये भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप से कह सकते हैं कि इनसे निकाले गए जो खाद्य रंग हैं उनका उपयोग कहीं ना कहीं विभिन्न जो प्राकृतिक रंग द्रव्य हैं उनके उत्पादन में किया जाता है। तो ये हमने देख लिया, और इनसे जुड़े हुए कई सारे सोर्स हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि फाइको बिली जो प्रोटीन है ये इनमें से एक है, मुनस्क जो रंग द्रव्य है वो भी इनमें से एक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खाद्य रंगों से संबंधित कई सारे चैलेंज भी हैं। इतना ये आसान मसला नहीं है, क्योंकि रंग का जो अस्थायित्व है, रंग की जो सीमित रेंज है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्यों है तो देखिए, प्राकृतिक रंग कम अस्थायी होते हैं। सिंथेटिक कलर की तुलना में देखेंगे तो इनका जो समय होता है, जो टाइम बाउंडेशन होता है वो कम होता है, और इसके साथ ये धीरे धीरे फीके होने लगते हैं, बदल सकते हैं इनके कलर। और ख़ास तौर पे देखें तो इसके अलावा जो सिंथेटिक रंग होते हैं उसके विपरीत जो प्राकृतिक रंग है इनकी जो संख्या है वो कम होती है, जिसके कारण उपयोग के स्तर पे इनकी जो सीमा है वो सीमित होती है। स्रोत से संबंधित भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे मौसमी जो उपलब्धता है, कीमतें हैं, इनमें उतार चढ़ाव होने के कारण एक सोर्स जो है एक बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, इनके प्रोसेसिंग की जो कह सकते हैं कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी होती है। इस कारण से कहा जाता है कि जो प्राकृतिक खाद्य रंग है कहीं ना कहीं इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। रंग के स्थायित्व और बड़े पैमाने पर सीमित उत्पादन जैसी जो प्राकृतिक रंग से संबंधित चुनौतियां हैं इनके उपयोग में बाधा डालते हैं। अतः इस दिशा में अधिक शोध की अब भी आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला जो टॉपिक है भारत की बायो जो 3 नीति है, ये खास तौर पे चर्चा में थी, क्योंकि वर्तमान में विश्व में कई चुनौतियों का सामना पूरा विश्व कर रहा है। ग्लोबल स्तर पे देखें तो ग्लोबल नॉर्थ के देश, ग्लोबल साउथ के देश क्या है कि कई सारी जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रहे हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है संसाधनों के असंधारणी जो उपभोग है, उनसे लेकर जो जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक बड़ा संकट है और इसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही हरित विकास को ध्यान रखते हुए जो संधारणी अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, इसके समाधान की आवश्यकता अब महसूस कर रही है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन प्रमुख परस्पर संबंधित जो चुनौतियां हैं इनके निपटाने के लिए इन पर खास तौर पे एक नीति की मांग महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस समस्या के समाधान के संदर्भ में ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत का है उसने हाल ही में एक लचीले कह सकते हैं कि तेजी से बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे ठोस जो प्रयास हैं उनके स्तर पे जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है उस कह सकते हैं कि उस सिद्धांत के नीचे बड़े स्तर पे संधारणी जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ खास प्रयास निर्धारित किए हैं। जैसे विषयगत क्षेत्रों की बात करें, कुछ खास क्षेत्रों के आधार पर क्या है कि इस नीति को लागू किया गया, और इस नीति के साथ ही क्या है कि भारत सरकार जो है वो प्रौद्योगिकी नेतृत्व प्राप्त करने और 6 विषयों के क्षेत्र पर केंद्रित जो मिशन है उसके साथ कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार की है। ये 6 विषयगत क्षेत्रों पर आधारित है। जैसे पहला जो क्षेत्र है वो उच्च मूल्य वाले जो जैव आधारित रसायन है, बायो पॉलीमर एंजाइम है, स्मार्ट प्रोटीन और फंक्शनल जो फूड है, यही नहीं व्यक्तिगत जैव चिकित्सा है, जलवायु जो सैन्य कृषि है, कार्बन स्तर में कमी और इसका जो उपयोग है, समुद्री एवं अंतरिक्ष जो अनुसंधान है, इन पर ये आधारित है। यही नहीं, ये रूपरेखा विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ, कुशल और अनुकूलित जो उत्पादन प्रक्रियाएं हैं उनको भी सुनिश्चित करने के लिए जैव विनिर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी बदलाव प्रस्तुत करती है।
यही नहीं, इसके लिए सहायक जो विनियामक वातावरण है उसमें सरकार, शिक्षा, उद्योग और समाज के बीच में सहक्रियात्मक जो सहयोगात्मक प्रयास हैं उनकी आवश्यकता है, जिससे भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं, जो संस्थान है, उद्योग हैं, स्टार्टअप हैं, जो समाज है, उनको और सशक्त बनाया जा सके। और ये जो नीति है कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका इस क्षेत्र में निभाती है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के साथ उद्यमिता को नवाचार संचारित समर्थन प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना, जैव विनिर्माण और बायो E3 हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी का विकास और इसका कमर्शियल उपयोग करना, हरित विकास के पुनरुत्पादन और जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देने के साथ साथ भारत के कुशल जो कार्यबल है उसके विस्तार की सुविधा प्रदान करना इसमें शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान में ये नीति कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। अब इस नीति के महत्व की बात कर लेते हैं, तो इसके कई सारे महत्व हैं, जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री जो पहल है उसको लागू करने के लिए भारत की जो बायो E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी है इसके जो लाभ हैं उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पे देखा जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों के बारे में जो चिंताएँ हैं उनको ये कम करता है। इसके अलावा निम्न बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को भी देखा जा सकता है, जैसे नेट जीरो कार्बन जो अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, जो लाइफ जैसी पहल है उसको ये सपोर्ट करता है। यही नहीं, चक्री जो जैव अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देकर भारत को हरित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने की जो गति है उसको भी ये बढ़ाता है। ये जो नीति है कहीं ना कहीं विकसित भारत के लिए बायो विजन का निर्माण करती है। और मुख्य तौर पे देखें, निष्कर्ष के आधार पर देखें तो ये जो नीति है, इस नीति के माध्यम से जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय जो संधारणीयता है, सामाजिक जो समानता है, उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए जो प्रौद्योगिकी है, जो वैश्विक नेतृत्व करता है, वो बनने का जो रास्ता है कहीं ना कहीं प्रशस्त होता है। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है, भारत को सशक्त बनाते कुछ नवीन वैज्ञानिक पहल। ये मुद्दा, इस मुद्दे के शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा देखें तो जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, उस क्षेत्र में अनेक अभिनव जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलेट की जा रही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को और साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। और इसी कारण से ये जो आर्टिकल है ये प्रकाशित हुआ था। तो देखें तो इसमें आर्टिकल में कई सारी बातें कही गई हैं, जैसे किसानों को खुशहाल बनाती है बैगनी क्रांति। इस क्रांति, इस रेवोल्यूशन के बारे में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरित क्रांति की तरह अब जो बैगनी क्रांति है, यानी जो पर्पल रिवोल्यूशन है, इसने जम्मू और कश्मीर के कई सारे जो ज़िले हैं, जो कहीं ना कहीं सुदूर गांव हैं और मुख्य जो समाज है, मुख्य क्षेत्र है उससे दूर है, तो वहाँ पर किसानों के जीवन को इस क्रांति ने बदल कर रख दिया है। बैगनी रंग के लेवेंडर के जो फूल हैं उस कारण से इसकी खेती यहाँ पर बड़े स्तर पे की जाती है, और इसी कारण से इसका जो नाम है, इस रंग के नाम पर इसका नामकरण किया गया है बैगनी क्रांति। लेवेंडर सिर्फ सौंदर्य से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये रोजगार का भी अब एक सशक्त माध्यम बन गया है, जिसकी जीवंत मिसाल आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के जो भद्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर किसान जो है अब वो एक तरह से यहाँ पर उद्यमी बन चुके हैं। वैश्विक इत्र के उद्योग की बात करें तो उसमें लेवेंडर की जो मांग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसी कारण से इसकी जो खेती है वहाँ पर बड़े स्तर पे की जा रही है, और इसी कारण से ये जो क्षेत्र है इस समय बैगनी जो क्रांति है उसका एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। यही नहीं, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे जो अभियान है उसके समान ही जो बैगनी क्रांति है इसने एक नए स्टार्टअप कल्चर को यहाँ पर जन्म दे दिया है। और जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह है, ये एक तरह से देखेंगे कि ये जो भद्रवाह का क्षेत्र है अब ये लेवेंडर नगरी के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये बड़ा ही कहें तो चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो अलग अलग जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित CSIR जो है, इसकी विभिन्न जो घटक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें CSIR केंद्रीय जो औषधि और अन्य जो कह सकते हैं कि संगत जो पौध संस्थान है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में उपयोग होने वाले जो लेवेंडर
तेल का अधिकार का जो हिस्सा है, इसके अधिकार के हिस्से से जुड़े हुए अधिकतर जो भाग हैं वहाँ पर आयात किया जाता है और लेवेंडर के तेल से साबुन, शैम्पू, परफ्यूम, औषधि जो उत्पाद हैं, ऐसे मूल्य वर्धित जो उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर भद्रवाह और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किसानों की जो आय है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो CSIR और IIM की जो भूमिका है ये पहले से अहम होती जा रही है। मुख्य रूप से देखें तो भारत को लेवेंडर तेल का एक प्रमुख जो निर्यातक है वो बनाने का लक्ष्य इन दोनों ने रखा था और अरोमा मिशन के अंतर्गत देखें तो CSIR ने अब तक कई सारे कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। तो ये क्या है कि जो CSIR है उसने किस तरह से प्रयास इसके लिए किए हैं और उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। कई दशक से जो वैज्ञानिक हैं उनके हस्तक्षेप से खास तौर पे देखें तो जो विशिष्ट किस्में हैं उनसे और कृषि प्रौद्योगिकी जो है उसे खास तौर पे विकसित किया गया, जिसमें अगर देखें तो लेवेंडर की जो किस्म है कश्मीर घाटी और जम्मू जो संभाग है यहाँ के समशीतोष्ण क्षेत्र सहित भारत के समशीतोष्ण क्षेत्र में जो वर्षा सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई गई है और इसका कह सकते हैं कि साक्षात परिणाम भी देखने को मिला है। इसके अलावा देखें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो अभिनव पहल है 1 वीक 1 लैब, इसके पीछे भी विचार वैज्ञानिकों और उनके शोध को समाज से जोड़ना ही रहा है। और इस अभियान की बात करें तो उद्योग और स्टार्टअप जो सम्मेलन है कहीं ना कहीं स्टूडेंट कनेक्ट, सोशल कनेक्ट, किसान मेला, वैज्ञानिकों से संवाद और जो प्रौद्योगिकी है उसके प्रदर्शन जैसी जो गतिविधियां हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। तो यह हमने देख लिया। इसके अलावा देखें तो 2-3 बातें और आपको देखने को मिलेंगी, जैसे वैज्ञानिक शोध को नए आयाम देगी विज्ञान धारा योजना। तो ये जो विज्ञान धारा योजना है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये जो विज्ञान धारा योजना है इसे प्रारंभ किया गया है और विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी जो कार्यक्रम हैं वो विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में देखें तो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है उसके 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। यही बात नहीं है कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो DST है उस विभाग के द्वारा पहले से चलाई जा रही जो 3 केंद्रीय योजनाएं हैं उनको एकीकृत करते हुए विज्ञान धारा के रूप में अधिक अब प्रभावपूर्ण बनाने की पहल भी की गई है। तो ये सारी बातें कही गई हैं जिनके बारे में हमने देखा। देश में देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं इनका जो आयोजन है, समन्वय है, संवर्धन है, इसके लिए जो नोडल विभाग है उसके रूप में कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस योजना का रेगुलेशन करेगा। विज्ञान धारा इसके 3 व्यापक घटक हैं। जैसा कि अगर घटकों की बात करें, जो कंपोनेंट हैं उनकी बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो संस्थागत और मानव क्षमता है उसका निर्माण इसमें शामिल है, अनुसंधान और विकास शामिल है, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास और इसके साथ तैनाती इसके प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा अगर हम विज्ञान धारा योजना की बात करें तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित जो तंत्र है उसको विकसित करना, उसे मजबूत करना। इसके अलावा अगर देखें तो इस योजना के क्रियान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित जो अनुसंधान और विकास जो प्रयोगशाला है उसको बढ़ावा देकर देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत बनाया जाएगा, ये बात कही गई है। यही नहीं, विज्ञान धारा के अंतर्गत देखें तो कई सारी पहलें इसमें शामिल की गई हैं। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है उसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक सभी स्तरों पर नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में देखें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही नहीं, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में देखें तो सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप अनुसंधान नेशनल जो फाउंडेशन है ANRF इसको स्थापित किया गया है और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को लेकर उच्च स्तरीय रणनीतिक जो दिशा है वो प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ये जो पहल है ये काफ़ी मायने रखती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर देखें तो अनुसंधान से जो समाधान तक की बात कही जा रही है जिसमें बायो E3 जो नीति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो अगर इस नीति की बात करें तो जैव विनिर्माण के द्वारा पोषित अगली औद्योगिक क्रांति में विश्व की जो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें शामिल होने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है वो ये दर्शाती है। भारत के पास ऐसे असंतृप्त जो जैव संसाधन है, उसकी जो विशाल संपदा है, जिनका अभी भी उपयोग किया जाना शेष है, विशेष रूप से विशाल जैव विविधता और हिमालय में जो अद्वितीय जैव संसाधन है, इनकी जो उपलब्धता है वो हमारी जैव प्रौद्योगिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लाभप्रद स्थिति है। यही नहीं, इस दिशा की बात करें तो इसमें सरकार के द्वारा हरित, स्वच्छ, संपन्न तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए उच्च कार्य का जो निष्पादन है, जैव जो विनिर्माण के पोषण है, इसके हेतु बायो 3 जो नीति है, ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, जो इन्वायरमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए ये जो जैव प्रौद्योगिकी है इसको लागू किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके द्वारा ये रेगुलेट हो रही इस नीति का जो मुख्य लक्ष्य है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को जैव निर्माण हब के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, प्रयोगशालाओं में प्रयोग के माध्यम से बाजार की मांग के आधार पर देखें तो समाधान प्रस्तुत करना। यही नहीं, जैव प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं उसमें वैश्विक जो साझेदारी है उसके द्वारा सतत विकास के लिए जो कार्य है वो करना और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार सृजन में जैव प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उस भूमिका को अहम बनाना इसका महत्वपूर्ण कह सकते हैं उद्देश्य है। इसके साथ ये जो नीति है भारत के जैव विनिर्माण जो उद्योग है उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ये भी बात कही गई है। यही नहीं, पर्यावरणीय जो संधारणीयता है उसको मजबूती प्रदान करेगी, बेहतर भविष्य का निर्माण इस नीति के द्वारा संभव हो सकता है। यही नहीं, बायो E3 जो नीति है न केवल जैव अर्थव्यवस्था के लिए एक नया प्रतिमान बनेगी बल्कि विकसित भारत के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में देखें तो ये 130 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बायो जो E3 नीति है ये वित्तीय अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही नहीं, जैव आधारित जो उत्पाद हैं उसमें ये वृद्धि करेगी और ये जो नीति है और ये जो विनियमन है कहीं ना कहीं बाजार के अवसरों को विस्तार करने और सुचारू बनाने के लिए जो वैज्ञानिक और जो प्रौद्योगिकी विकास है उसको एक साथ लाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस तरह से देखें तो इसके कई सारे लाभ हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीप ओशन जो मिशन है, समुद्र से समृद्धि का जो अभियान है, अगर इस शीर्षक की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि अगर गहरे समुद्र की बात करें तो वहाँ पर छिपे हुए कई सारे रहस्य हैं जो उजागर करने के लिए जो डीप ओशन मिशन है ये आरंभ किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो डीप ओशन मिशन है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। ये जो मिशन है इसको आरंभ में 5 वर्ष के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और ये जो अभियान है कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीली जो अर्थव्यवस्था है, ब्लू जो इकोनॉमी है, उस पहल का समर्थन करते हुए आर्थिक जो विकास है, बेहतर जो आजीविका है, जो रोजगार है, स्वास्थ्य है, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो समुद्री संसाधन है उसका सतत उपयोग इसमें शामिल है। यही नहीं, पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। यानी रेगुलेटर जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, तो वो आपकी यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा इस मिशन से जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं उनको भी आप देख सकते हैं, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है उन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो मानव युक्त सबमर्सिबल जो वाहन है वो विकास करने की बात कही गई है। तो 3 लोगों को सागर में देखें तो 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए जो वैज्ञानिक सेंसर जो उपकरण है उसके साथ एक मानव युक्त जो पनडुब्बी है वो विकसित की जा रही है। इसे कहीं ना कहीं मत्स्य 6000 या 600 नाम दिया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत
एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और इसरो संयुक्त रूप से इस मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन यानी पनडुब्बी को विकसित कर रहा है। तो ये भी हम देख सकते हैं और ये जो मिशन है कहीं ना कहीं 6 उद्देश्य इसके पहले से प्रस्तावित हैं। जैसे गहरे सागर में खनन और मानव युक्त जो पनडुब्बी है उसके लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना इसमें शामिल है। महासागर जलवायु परिवर्तन जो परामर्श सेवा है उसका विकास इसमें जोड़ा गया है। गहरे सागर में जैव विविधता की जो खोज है, संरक्षण है, उसके लिए तकनीकी जो नवाचार है वो इसमें शामिल किया गया है। गहरे सागर में सर्वेक्षण और अन्वेषण इसमें शामिल किया गया है। सागर से ऊर्जा और ताज़ा पानी प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही जो समुद्री जीव विज्ञान है उनके लिए उन्नत समुद्री जो स्टेशन है उसका विकास इसमें शामिल किया गया है। इस मिशन के अगर लक्ष्यों की बात करें तो गहरे सागर में खनन के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और फिर गहरे सागर में जैव विविधता की जो खोज है उसका जो संरक्षण है उसके लिए जो तकनीकी नवाचार है वो भी इसमें महत्वपूर्ण एक पहलू है। इसके अलावा गहरे सागर में जो सर्वेक्षण की बात है, जो अन्वेषण की बात है, उसे इसमें शामिल किया गया है। और महासागर से ऊर्जा और जो मीठे पानी की बात है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महासागर जीव विज्ञान हेतु उन्नत जो समुद्री स्टेशन है वो इसमें शामिल किया गया है या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर गगनयान की बात करें तो भारत का जो अभूतपूर्व अंतरिक्ष जो अभियान है वो इसमें शामिल किया गया है। जैसे पिछले दशक में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देखे तो कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इनमें सफल जो मंगल आर्बिटर जो मिशन है, एस्ट्रोसैट है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण है, ये कई सारे जो मिशन है इसमें शामिल है। और इसी कड़ी में अगर गगनयान अंतरिक्ष मिशन भी शामिल होने वाला है तो ये एक बड़ा मिशन है। और गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसी का एक सबसे महत्वपूर्ण अहम मिशन है। और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष जो है मिशन वो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, ये बात कही गई है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। अंतरिक्ष जो उड़ान कार्यक्रम है जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है में से 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल होंगे। ये जो मिशन है 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। और गगनयान जो कार्यक्रम है इसके लिए मुख्य तौर पे जिन प्रमुख नई प्रौद्योगिकियों पर कार्य चल रहा है वो निम्नवत है। जैसे अगर बात करें तो मानव को ले जाने वाले जो प्रक्षेपण यान है वो इसमें शामिल है। कर्मी दल जो बचाव प्रणाली है वो इसमें शामिल है। रहने योग्य जो कक्षी मॉड्यूल है ये इसमें शामिल है। जीवन समर्थक जो प्रणाली है वो इसमें शामिल है। साथ ही अगर हम बात करें तो चालक दल का जो चयन है, प्रशिक्षण है, संबंधित जो चालक दल प्रबंधन गतिविधियां हैं वो इसमें शामिल की गई है। तो इस तरह से गगनयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। गगनयान के पहले जो चालक रहित मिशन है उसमें व्योम मित्र को प्रक्षेपित किया जाएगा और पर्यावरण और अन्य पहलुओं पर कुछ ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम स्थित जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है इसमें इसरो की जो जड़त्वीय प्रणाली है यानी जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है उसके द्वारा जो व्योम मित्र है इसका सिर डिजाइन कर लिया गया है। अभी तक की ये रिपोर्ट देखी गई है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे ये जो अभियान है, जो प्रयास है, ये आने वाले समय में भारत को विकसित नई राह पर आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, अगर बात करें तो स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है उसके अवसर पे भारत विश्व के शीर्ष देशों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा भी हो सकता है। और इसमें खास तौर पे देखें तो विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी है उसकी जो भूमिका होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगला जो आर्टिकल है वो है स्वास्थ्य सेवा सुधार में उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी अगर बात करें तो जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न जो उद्योग हैं उनमें क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। और इसके एकीकरण ने चिकित्सा पद्धति में बड़ा परिवर्तन ला दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो दक्षता है, जो सटीकता है, रोगी की देखभाल में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य देखभाल डेटा की जो बढ़ती उपलब्धता है
और बिग डेटा जो विश्लेषण है, ऐसे तरीकों में तीव्र विकास ने स्वास्थ्य देखभाल में एआई के हालिया सफल अनुप्रयोगों को संभव बनाया है। और इसी कारण से जो प्रासंगिक नैदानिक जो प्रश्न हैं उनके द्वारा निर्देशित जो शक्तिशाली एआई तकनीकें हैं, उनकी भारी मात्रा में डेटा छिपी जो नैदानिक रूप से प्रासंगिक जानकारियां हैं उनको अनलॉक कर सकती हैं, जो बदले समय में देखें तो नैदानिक जो निर्णय है वो लेने में सहायता पहुंचा सकती है। तो इसी कारण से देखें तो स्वास्थ्य सेवा सुधार में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी हो रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो स्वास्थ्य सेवा में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका जो अनुप्रयोग है ये काफ़ी महत्व रखता है। जैसे चिकित्सा जो इमेजिंग है, निदान है, जैसे एआई संचालित अगर इमेजिंग तकनीक की बात करें, जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, कैंसर है, फ्रैक्चर है, न्यूरोलॉजी जो विकार है, इनमें महत्वपूर्ण रूप से इसका उपयोग अब शामिल है। यही नहीं, औषधि खोज एवं विकास में भी एआई का बड़े स्तर पे उपयोग हो रहा है। व्यक्तिगत जो उपचार योजनाएं हैं उनमें शामिल हो रहा है। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट और जो चैटबॉट्स हैं उनमें भी एआई का बड़े स्तर पे इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके कई सारे लाभ हैं, जैसे उन्नत नैदानिक जो सटीकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें देखें तो एआई जो एल्गोरिथम चिकित्सा डेटा है उसमें सूक्ष्म जो पैटर्न है, जो एनालॉजी है, जो विसंगतियां हैं, उनका पता लगाकर मानव जो त्रुटि है उसको कम किया जा सकता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के समय पर देखें तो हस्तक्षेप होता जा रहा है। संभावित रूप से जीवन की जो रक्षा कवच है वो भी पहले से मजबूत होता रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इफ़िशियंसी है, जो दक्षता है, कार्य प्रवाह है, वो अब पहले से और बेहतर हुआ है। और इसे बेहतर करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब देखने को मिल रही है वो एआई की भूमिका देखने को मिल रही है। इसके अलावा लागत में भी कमी हो रही है। संसाधन का जो प्रबंधन है वो पहले से बेहतर हो रहा है। इसके अलावा बेहतर जो रोगी हैं वो अनुभव कर रहे हैं। उनके अनुभव की बात करें तो रोगियों को 24/7 सहायता प्रदान करने के लिए जो एआई है, एआई आधारित जो चैटबॉट है, वर्चुअल जो सहायक का उपयोग किया जा रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल जो पहुंच है उसमें भी एआई की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्व रखती है। रोगियों की सशक्तिकरण और बेहतर परिणाम में भी एआई अब सक्षम भूमिका निभा रहा है। चुनौतियों की बात कर लें और नैतिक जो विचार है उनकी बात करें तो डेटा की जो गोपनीयता है, जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके साथ ही क्या है कि एआई जो एल्गोरिथम है उसमें पूर्वाग्रह और जो निष्पक्षता का मुद्दा है ये भी एक बड़ा चुनौती है। इसके अलावा जो विनियामक है, अनुपालन है, जो मानक है, इसकी अगर हम बात करें तो तेज़ी से विकसित हो रही जो एआई तकनीक है, इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए स्थापित जो विनियामक ढांचे हैं वो अभी तक उस स्तर पे नहीं बन पाए हैं। जो मानकीकरण, प्रमाणन और विनियामक अनुपालन में चुनौतियां हैं उनका ये अभी भी सामना कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवा में एआई के उत्तरदायी जो परिनियोजन है उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नैतिक मानक स्थापित करने के लिए अभी भी नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा हितधारकों और एआई जो डेवलपर्स हैं उनके बीच में सहयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में, रोगियों के निदान, उपचार, चिकित्सा निर्णय लेने, विशेष रूप से देखें तो पूर्वानुमानित जो विश्लेषण है उसके करने के लिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता अब भी महसूस की जा रही है। यही नहीं, एआई जो क्लिनिकल अनुप्रयोग हैं उसके सामने आने वाली कुछ नैतिक जो समस्याएं हैं उन सूचियों में जो सिक्योरिटी है, प्रभावकारिता है, गोपनीयता है, सूचना है, सहमति है, निर्णय लेने के जो अधिकार हैं, कोशिश करने के जो अधिकार हैं, लागत और जो पहुंच जैसे मुद्दे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन पर अभी भी विचार करना बाकी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि साइंस रिपोर्टर मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उनसे संक्षिप्त जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, जो कंसेप्ट थे, उनका विश्लेषण हमने किया और उन पर प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मैगजीन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ फिर मिलेंगे और उन पर विश्लेषण करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।